गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इस विस्तारित चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की परती खोलने वाले हैं जो पहली नजर में अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फाइलें, कागजी कार्यवाही और बेहद उबाऊ कानूनी शब्दावली से भरा हुआ है। आज का हमारा मिशन है रिस्क और हैजार्ड मैनेजमेंट के विज्ञान को समझना। बिल्कुल, और ये विषय इसीलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम भरने या किसी गाड़ी को सुरक्षित करने तक सीमित नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है जब हम इन भारी भरकम कानूनी डॉक्यूमेंट्स के पीछे छिपे गणित को डिकोड करते हैं ना, तो उसके ठीक पीछे इंसान के व्यवहार और मनोविज्ञान का एक पूरा विज्ञान काम कर रहा होता है। और यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है, ये समझना कि आखिर ये रिस्क किस चिड़िया का नाम है। सही कहा। जब हम रिस्क और हैजर्ड के बीच का जो टेक्निकल अंतर है उसे समझ लेते हैं तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं रह जाता। मैं कहूंगी कि ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत बड़ा ढांचा बन जाता है। आखिर दुनिया की बड़ी अनिश्चितताओं को कैसे मापा जाता है, ये सब इसमें शामिल है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले रिस्क की बात करते हैं। आम बोलचाल में रिस्क को हम सिर्फ एक नेगेटिव शब्द मान लेते हैं, लेकिन टेक्निकली ये क्या है? टेक्निकली देखें तो रिस्क अनिश्चितता का दूसरा नाम है। इंश्योरेंस के संदर्भ में ये वो संभावित आर्थिक नुकसान है जो किसी अचानक होने वाली घटना की वजह से हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का हर रिस्क एक जैसा नहीं होता। हाँ, जैसे सभी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। बिल्कुल, इनको दो मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है प्योर रिस्क यानी शुद्ध जोखिम, और दूसरा है स्पेक्युलेटिव रिस्क यानी सट्टा जोखिम। प्योर रिस्क को अगर डिफाइन किया जाए तो इसमें नतीजे बहुत क्लियर होते हैं। या तो आपको नुकसान होगा या फिर कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें किसी तरह के मुनाफे की या फायदे की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, जैसे किसी कार का एक्सीडेंट हो जाना या किसी इलाके में भूकंप आना। और यही वो रिस्क है जिसका इंश्योरेंस किया जा सकता है, राइट? क्योंकि कोई इंसान मुनाफा कमाने के इरादे से भूकंप का इंतजार तो नहीं करता। सही बात है, क्योंकि यहाँ फायदे की संभावना नहीं है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियां हिस्टोरिकल डेटा और एक्चुएरियल साइंस का इस्तेमाल करके एक अंदाजा लगा सकती हैं कि किसी बड़ी आबादी में ऐसे नुकसान की कितनी संभावना है। इसी वजह से प्योर रिस्क को इंश्योरेबल माना जाता है। अब ये तो हो गया प्योर रिस्क, लेकिन इसका ठीक उल्टा जो स्पेक्युलेटिव रिस्क है, वहां मामला थोड़ा अलग हो जाता है। उसमें नुकसान के साथ साथ फायदे की भी उम्मीद होती है। जैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। हाँ, वहां एक इंसान कैलकुलेशन करके रिस्क उठाता है, पर वहां भी तो आर्थिक नुकसान का खतरा हमेशा होता ही है ना। तो एक सवाल उठता है कि इसको इंश्योरेबल क्यों नहीं माना जाता? कोई अपने शेयर मार्केट के लॉस का इंश्योरेंस क्यों नहीं करा सकता? इसके पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। देखिए, इंश्योरेंस का बेसिक फंडा है अचानक हुए नुकसान की भरपाई करना, किसी के गलत फाइनेंशियल फैसलों या लालच को कवर करना नहीं। अगर कंपनियां स्पेक्युलेटिव रिस्क को कवर करने लगेंगी तो इकोनॉमी से डर या सतर्कता का फैक्टर ही खत्म हो जाएगा। लोग आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा देंगे। बिल्कुल,
लोग सबसे ज्यादा रिस्की जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि मुनाफा हुआ तो उनका और नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। इसे टेक्निकल भाषा में प्राइवेटाइजिंग गेन्स एंड सोशलाइजिंग लॉसेस कहा जाता है। इससे तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क इकोनॉमी को चलाता है, लेकिन प्योर रिस्क वो है जिसे मैनेज करने की जरूरत होती है, और यहीं से रिस्क मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। कॉर्पोरेट दुनिया में लोग रिस्क मैनेजमेंट शब्द ऐसे बोलते हैं जैसे कोई चेकलिस्ट हो, लेकिन ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसमें सबसे पहले रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर डेटा के आधार पर उनका असेसमेंट होता है कि कौन सा रिस्क कितना गंभीर है, और फिर आखिर में उन्हें कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। और ये साइकिल कभी रुकता नहीं है। एक बार आपने किसी रिस्क को कंट्रोल कर भी लिया तो भी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आसपास की स्थितियां बदलती रहती हैं। और इस मॉनिटरिंग की बात आती ही हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं, हैजर्ड्स यानी खतरे। रिस्क और हैजर्ड को अक्सर एक ही चीज समझ लिया जाता है, जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की दुनिया में ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इसको एक बहुत ही आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि रिस्क एक आग लगने का डर है, मतलब फैक्ट्री में आग लगने का अनिश्चित आर्थिक नुकसान जिसे हम बचना चाहते हैं। तो हैजर्ड्स क्या होंगे? हैजर्ड्स वो चीजें या स्थितियां हैं जो उस आग के लगने की संभावना को बढ़ा देते हैं। एकदम सही। मतलब हैजर्ड अपने आप में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो नुकसान के होने की जमीन तैयार करता है। रिस्क एक नतीजा है और हैजर्ड उस नतीजे की तरफ धकेलने वाला फैक्टर है। और इस फैक्टर को गहराई से समझने के लिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स इन्हें 3 मेन टाइप्स में बांटते हैं: फिजिकल हैजर्ड्स, मॉरल हैजर्ड्स और मोरल हैजर्ड्स। इन तीनों का विश्लेषण सिर्फ गणित नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का डीप स्टडी है। चलिए फिजिकल हैजर्ड से शुरू करते हैं। ये सबसे आसान है समझने में, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं। फिजिकल स्थितियां जो नुकसान का खतरा बढ़ाती हैं, जैसे किसी वेयरहाउस में पुरानी और खराब वायरिंग होना या बहुत ही डेंजरस मौसम होना। हाँ, इन्हें देखा जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है, इसीलिए इनका असेसमेंट करना सबसे ऑब्जेक्टिव होता है। आजकल तो सैटेलाइट इमेजरी और आईओटी सेंसर्स का यूज करके रिस्क एनालिस्ट्स आसानी से बता सकते हैं कि फिजिकल हैजर्ड्स कहाँ हैं, और मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन हैजर्ड्स की वजह से प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए। लेकिन असली कॉम्प्लेक्स खेल तब शुरू होता है जब हम आगे के 2 हैजर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक मौसम या वायरिंग से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग और उसकी नीयत से है। मैं भी यही सोच रही थी। दूसरा टाइप है मॉरल हैजर्ड्स। इसका पूरा कनेक्शन इंसानी नियत, बेईमानी या जानबूझकर किए गए धोखे से है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है जिसे नुकसान की संभावना 100% हो जाए ताकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया जा सके। जैसे अपनी ही गाड़ी को जानबूझकर नदी में गिरा देना, या फैक्ट्री जब घाटे में जा रही हो तो उसमें आग लगा देना। ये फ्रॉड है। यहां अनिश्चितता खत्म हो जाती है और क्राइम शुरू हो जाता है। यहाँ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। मतलब पॉलिसी लेने वाले को अपनी खराब नीयत का पता है, लेकिन कंपनी को नहीं। इसे पकड़ने के लिए कंपनीज को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स लगाने पड़ते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि इस फ्रॉड का आर्थिक बोझ पूरी सोसाइटी को उठाना पड़ता है। लेकिन जो तीसरा टाइप है मोरल हैजार्ड, ये सबसे ज्यादा सटल और साइकोलॉजिकल है। लोग अक्सर मोरल और मोरल में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मोरल हैजार्ड किसी खराब नीयत से नहीं आता, ये आता है लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस से। और इस एटीट्यूड का ट्रिगर क्या है? सिर्फ ये एहसास कि मेरा तो इंश्योरेंस है, मुझे क्या फिक्र। वाह, ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है इंसानी दिमाग का। इसे इकोनॉमिक्स में पेल्समैन इफेक्ट भी कहते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनके पास सेफ्टी नेट है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिस्क लेने लगता है। इसका बड़ा आम सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का नया फोन है और उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो वो उस पे कवर लगाएगा, स्क्रीन गार्ड लगाएगा, उसे बड़े ध्यान से यूज करेगा। और जैसे ही उसे पता चले कि स्क्रीन टूटने पर कंपनी नया फोन दे देगी, तो शायद वो कवर हटा दे और उसे कहीं भी टेबल पर ऐसे ही फेंक दे। एग्जैक्टली। यहां उस इंसान का इरादा फोन तोड़ने का नहीं है, वो फ्रॉड नहीं कर रहा, लेकिन उस सिक्योरिटी के एहसास ने जो लापरवाही पैदा की है वही मॉरल हैजर्ड है। इसीलिए नियत और लापरवाही का फर्क समझना जरूरी है।
मॉरल हैजर्ड में इंसान सिस्टम को हैक करना चाहता है और मॉरल हैजर्ड में वो सिस्टम पर इतना निर्भर हो जाता है कि खुद की जिम्मेदारी भूल जाता है। और किसी भी कंपनी के लिए इस ह्यूमन बिहेवियर का मैथमेटिकल मॉडल बनाना लगभग नामुमकिन है। तभी तो पॉलिसीज में डिडक्टिबल्स होते हैं ना, कि भाई नुकसान होगा तो थोड़ा हिस्सा आपको भी अपनी जेब से देना पड़ेगा, ताकि लोग थोड़े सतर्क रहें और उनका मॉरल हजार्ड कम हो। बिल्कुल, उन्हें याद रहे कि नुकसान पर थोड़ी चोट उन्हें भी लगेगी। चलिए अब इस पूरी थियोरी को एक जमीनी केस स्टडी से जोड़ते हैं। भारत में फ्लड इंश्योरेंस यानी बाढ़ का बीमा। भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ आना एक नॉर्मल साइकिल है, लेकिन आजकल प्रॉपर्टी और फसलों का नुकसान बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत में बाढ़ का इंश्योरेंस इसीलिए इतना चैलेंजिंग है क्योंकि जिन 3 हैजर्ड्स की हमने बात की, फिजिकल, मॉरल और मोरल, वो तीनों यहाँ एक साथ ऑपरेट करते हैं, एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह। हाँ, अगर फिजिकल हैजर्ड की बात करें तो भारत की ज्योग्राफी, नदियां और लोअर ग्राउंड एरियाज, ये ऐसी जगह हैं जहां बाढ़ नेचुरल है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं, इन पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। लेकिन स्थिति तब आउट ऑफ कंट्रोल होती है जब इसमें मॉरल हैजर्ड जुड़ता है। मतलब अर्बन डेवलपमेंट की अंधी दौड़। बिल्डर्स जानबूझकर उन इलाकों में बिल्डिंग बनाते हैं जो फ्लड प्लेन्स हैं। झीलों और नालों को सीमेंट से बंद कर दिया जाता है। यहाँ लोग प्रॉफिट के लिए जानबूझकर रिस्क पैदा कर रहे हैं, और जब थोड़ी भी ज्यादा बारिश होती है तो पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। ये नेचुरल डिजास्टर कम और मैन मेड डिजास्टर ज्यादा लगता है। सही कहा। और फिर एंट्री होती है हमारे तीसरे हजार्ड की, मॉरल हजार्ड। बाढ़ वाले एरियाज में जहां लोगों के पास ठीक ठाक इंश्योरेंस कवर है या उन्हें पता है कि बाढ़ आने पर सरकार मुआवजा तो दे ही देगी, वहां एक कम्युनिटी लेवल पर लापरवाही आने लगती है। प्रशासन वार्निंग देता रहता है कि भाई बाढ़ आने वाली है, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग टाइमली मूव नहीं करते, वो ड्रेन्स की सफाई नहीं करते। उनके दिमाग में बैठ जाता है कि नुकसान हुआ तो क्लेम तो मिल ही जाएगा। उन्हें फ्रॉड नहीं करना है, बस ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। और इस लापरवाही के कारण इतना मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन होता है कि इंश्योरेंस सिस्टम ही फेल होने लगता है। इसीलिए हाई रिस्क जोन्स में कंपनियां प्रीमियम इतना बढ़ा देती हैं कि आम आदमी खरीद ही नहीं पाता। तो रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ डेटा का खेल नहीं रह गया, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को मैनेज करने का एक लगातार संघर्ष है। इस पूरे विश्लेषण को देखा जाए तो एक बात साफ होती है कि रिस्क और हजार्ड की ये दुनिया सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक सीमित नहीं है। ये एक नजरिया है दुनिया को देखने का। रिस्क वो अंतिम नतीजा है जिससे हम बचना चाहते हैं, और हजार्ड्स वो सारे आग में घी डालने वाले फैक्टर्स हैं। जब हम इस फर्क को समझ लेते हैं तो हमारी लाइफ के डिसीजंस काफी बेहतर हो जाते हैं। हम समझ पाते हैं कि फाइनेंशियल सेफ्टी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो फिजिकल या बिहेवियरल खतरों को गायब कर देगी। बिल्कुल, हम और ज्यादा जिम्मेदार फैसले लेने लगते हैं। रिस्क तो आसपास हमेशा रहेगा, लेकिन हजार्ड्स को समझकर हम नुकसान को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस विस्तारित चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल। हाँ, जाते जाते एक ऐसी बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हमने मॉरल हैजर्ड में एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा कि सिर्फ सुरक्षा कवच होने का एहसास ही इंसान को लापरवाह बना देता है। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर किसी सुरक्षा या गारंटी के होने से ही लोग ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, तो क्या हमें बचाने के लिए बनाए गए सिस्टम ही असल में हमें और ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं? क्या सुरक्षा का ये भ्रम ही सबसे बड़ा हैजर्ड है? इस पैराडॉक्स के बारे में जरूर सोचिए। इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।